दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और आज की महामैराथन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन यहां पर है। जैसा कि आप जान रहे हैं, लगातार हम आपको महामैराथन क्लासेस देते आ रहे हैं। लगातार महामैराथन क्लासेस आपके लिए लगातार जारी हैं। तो आज की महामैराथन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के सेशंस को आगे लेकर चलेंगे, चीज़ों को समझेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस को हम अपनाने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सेशन की और बात करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दें और आगे बढ़ाएं सेशन को तेजी के साथ। वेलकम धापू। तो चलो शुरू करते हैं कहानी आज की। देखते हैं आज के सवालों में आप मुझे क्या क्या बात बताते हैं, क्या क्या चीज़ें आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे और मैं क्या समझाऊंगा आपको। तो पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं और अगर आपने अभी तक फिर से बोलो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी के लिए आप यहां पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, चाहूंगा इसका जवाब तेजी से मिले। पहला प्रश्न आपके सामने है, तेजी से दीजिएगा इसका आंसर जिससे कि आपको जवाब मिल जाए। ओके, लेट्स सी। तो यहां पर देखिएगा, कक्षा 5 की नीता अपने दोस्तों के साथ पहेली खेल रही है और वो पहेली जो खेल रही है उस पहेली के साथ साथ ही तो आपको समझना है चीज़ों को। वो पहेली खेल रही है अपनी उम्र लिखो, उसमें 5 जोड़ो और 5 जोड़ने के साथ साथ प्राप्त योगफल को 2 से गुणा करो, उसमें से 10 घटाओ, अब उसे 2 से विभाजित करो, तुम्हें क्या मिला। इस अभ्यास द्वारा कौन सा अधिगम लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है ये आपको बताना है। एक विन्यास, सामाजिक, सामग्रीय प्रक्रिया, इनमें से कौन सा है जो आप समझते हैं। नीता एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के माध्यम से वो कुछ चीज़ें बताना चाह रही है आप लोगों को, तो उसी के माध्यम से आपको बताना है। इनमें से अगर आपको लगता है कि चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, पेडागोगी के नए सवाल हैं, तो नए समझो और जल्दी से लाइक कर दो सेशन को, जिससे कि चीज़ें लगातार आपके पास पहुँचती रहे और मैं भी आपको नए नए क्वेश्चन देता रहूँ। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सबसे पहले मुझे मिल रहा है। ओके, किसने कहा ए ऑप्शन? ओके, तो यहां पर पहला सवाल, नीता ऑफ क्लास 5 इज प्लेइंग पजल विद हर फ्रेंड, राइट योर एज एट 5, टू दैट मल्टीप्लाई द ऑब्टेन सम बाय 2, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम दैट, नाउ डिवाइड बाय 2, व्हाट हैव यू गॉट, विच लर्निंग गोल इज बीइंग अचीव्ड बाय दिस प्रैक्टिस, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन टारगेट, सोशल गोल, कंटेंट टारगेट या प्रोसेस गोल। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है, क्या गोलमाल होता है कि गोल गोल होता है। तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विन्यास, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? दैट इज ए पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन। जहां पर आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, जैसे आप अपना मोबाइल कराते हो ना, भाई आपको व्हाट्सएप की जरूरत है तो व्हाट्सएप पर आप जाते हैं तो आप उसको कॉन्फ़िगर कराते हैं, भाई मेरे में व्हाट्सएप डाल दे। आप कई बार आप संगीत प्रेमी हैं तो आप बोले भाई डीजे वाले गाने डाल दे मेरे फोन में, तो डलवाते हैं ना। दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो एक प्रोसेस के थ्रू एक फिक्स चीज हो जाती है कि अगर उसको आप हमेशा फॉलो करेंगे किसी भी एंगल से वही मिलेगा। तो वही यहां पर है। तो आपने कहा अधिगम लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? विन्यास, यानी कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हैं कक्षा 5 की नीता ने अपने दोस्त के साथ पहेली खेल रही थी, अपनी उम्र लिखो। किसी बच्चे ने अपना उम्र लिखा 14 साल, तो कॉन्फ़िगर कैसे हुआ? कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ? 5 जोड़ो, तो उसने 14 में 5 जोड़ दिए, ये आया 19। उसने कहा उसको 2 से गुणा कर दो, आपने कहा 38। उसने कहा उसमें 10 घटाओ, ये कितना हुआ? दैट इज 28। अब उसमें 2 से भाग कर दो तो क्या? 14। तो जो लेकर चले थे वही आपको मिल गया बीच में एक प्रोसेस के थ्रू, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। किसी फिक्स चीज के लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन टारगेट। सभी लोगों का स्वागत है, नमस्कार सभी लोगों का। एक और सवाल, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा। द टीचर फ्रॉम द यूनिट ऑफ फ्रैक्शन आस्क्ड द स्टूडेंट टू लिस्ट देम। ए, ये किस तरह का काम है? ये उच्च स्तरीय चिंतन का है, विश्लेषणात्मक चिंतन है, या फिर स्थानिक चिंतन है, या फिर निम्न स्तरीय चिंतन है? इनमें से कौन सा थिंकिंग लेवल ये आप मानते हैं? आप कहते हैं उच्च स्तरीय विन्यास है, आप कहते हैं निम्न स्तरीय है, आप कहते हैं विश्लेषणात्मक है, आप कहते हैं स्पाइटल है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नीचे, आप समझ सकते हैं। दैट इज ऑफ हाई लेवल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, या फिर
स्पैटल थिंकिंग या फिर लो लेवल थिंकिंग। तो यहाँ पर धापू का सबसे तेज आंसर डी। बाकी सब लोग क्या कहते हैं, बाकी सब लोगों का जवाब क्या मिल सकता है मुझे, मैं इंतजार कर रहा हूं, परीक्षा की घड़ी है भाई, जल्दी से बताओ, तेजी से उत्तर पाओ। और आपने कहा है ओ वाओ ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। समझो, देखो एक बच्चा है, आपने कहा कोई 5 भिन्न लिखो, तो इसमें कौन सी एनालिसिस बच्चा करेगा, इसमें कौन सी मेहनत करेगा, कुछ भी नहीं करना इसमें। उसने बोला ठीक है सर जी, एक बोला 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, सर जी 5 भिन्न लिख दी, कोई सी भी 5 भिन्न लिख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। उसने कहा भाई दूसरे टारगेट की बात करते, एक बच्चा बोला सर मैं तो दूसरी लिखूंगा, बोले लिख दे, बोले 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, 2/11। तो यानी ये कोई भी आपका ऐसा कार्य नहीं है जहां पर कैलकुलेशन करनी पड़े, बच्चे के मस्तिष्क में जो आ जाए P/Q की फॉर्म में वो लिख देगा, इसलिए ये निम्न स्तरीय कार्य है। हाँ, अगर वो बोलता कि भिन्नों क्या गुणाभाग करो, भिन्नों को भाग करके बताओ, तो ये हाई लेवल का हो सकता था ऑन द बेसिस ऑफ क्लास धापू। ओके, बहुत बढ़िया। शोभा जी गुड इवनिंग, इज इट क्लियर? बढ़िया, समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरती से आपने कहा है। ओके डन। स्थानिक समझ की बात करते तो जहां पर भी बालक इमेजेस के बारे में सोचता है, शेप्स के बारे में बात करता है, जहां भी उसके मस्तिष्क में शेप आ जाती हैं तो वो समझ लेना वो उसका स्थानिक समझ होता है। ओके, और एनालिटिकल थिंकिंग में बच्चा किसी चीज को प्रूफ करने की कोशिश करता है। बहुत बढ़िया जवाब आपने कहा है। एक और सवाल आपके सामने, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सवाल बहुत अच्छे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। हर बार एग्जामिनेशन में एक सवाल ऐसा आता है, हर किसी एग्जामिनेशन में एक सवाल इस तरह का आप पाते हैं, क्या कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 = व्हाट? उपरोक्त मुक्तोत्तर प्रश्न से संगत परिमोत्तर प्रश्न कौन सा है? यानी ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा है, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, 5 + 3 = व्हाट? इट्स ए काइंड ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सो व्हाट इज द ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर दैट? ओपन एंडेड बताना इसके लिए, ओपन एंडेड यानी मुक्तोत्तर प्रश्न कौन सा होगा? ओपन एंडेड बोलते हैं या खुला अंत, इसके लिए खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा होगा? 5 और 3 का योग का पता लगाएं। 8 पाने के लिए 5 में क्या जोड़ा जाएगा? ऐसी कोई भी 2 संख्याएं दीजिए जिनका योग 3 हो। 5 और 3 का योग क्या है? देखते हैं जवाब। नहीं लूंगा मैं, अभी तो बताया मैंने हर्षिता, अभी तो मैंने बताया कि मैं सारी क्लास लूंगा, DSSB भी पढ़ाऊंगा, सुपर टेट भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ऐसी कोई भी 2 संख्याएं दीजिए जिनका योग 3 है। 5 और 3 का योग क्या होगा? तो यहां पर जवाब मिला है ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा बी दिया है। तो यहां पर देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, बी और सी। तो समझने की कोशिश करिएगा भाई, सवाल का मीनिंग क्या। पहले ये समझ लो कि ये जो ओपन एंडेड मैं बोल रहा हूं, यहां लिख देता हूं, दिस इज ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में अंतर क्या है ना? पहला काम तो यही है ना कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का मीनिंग क्या है, समझ लो। ओपन एंडेड का मतलब होता है खुला अंत, यानी इसमें किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स मोर देन 2 या 2 या 2 से ज्यादा, यानी उसके आंसर 1 से ज्यादा होते हैं। और क्लोज एंडेड में फिक्स्ड आंसर होता है 1, जैसे ऊपर लिखा है ना 5 + 3 = व्हाट, तो उसका आंसर 8 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं ओपन एंडेड की बात करता हूं, मैंने कहा ओके ऐसी कोई संख्या बताओ, ऐसी कोई सम संख्या लिखो जो 10 से छोटी है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं बोलूं कि भाई एक कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका जो 10 से छोटी सम संख्या हो, तो बच्चा बोलेगा सर 2 है, एक ने बोला 4 है, कोई 6 बोलेगा, कोई 8 बोलेगा, सारे ही आंसर सही है ना, क्योंकि सभी संख्याएं इवन हैं और 10 से छोटी हैं। यानी जब एक क्वेश्चन के आंसर मल्टीपल हों और सारे ही ठीक हों। ओके, तो चलो देखते हैं अब इसमें आंसर कौन सा मिला। आपने कहा 5 और 3 का योग का पता लगाएं, तो आपने कहा 5 + 3 = 8, एक ही आंसर होगा, क्लोज एंडेड है। 8 पाने के लिए 5 में क्या जोड़ा जाए? 8, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 8 हो जाए? आपने कहा सर एक ही आंसर आएगा 3, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, फिक्स्ड आंसर है, 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा। आपने कहा ऐसी कोई 2 संख्या दीजिए जिनका योग 8 है। ओके, दिस 8।
5 से 3 8 होता है ना, तो ये मिसप्रिंट हो गया, इट्स 8। तो ऐसी दो संख्या लिखो जिनका योग 8 है। तो आपने कहा ओके, तो हमने कर दिया 1 + 7 = 8। एक बच्चे ने तो लिखा, एक बच्चा बोला सर 2 + 6 = 8 होगा, एक बोला सर 4 + 4 = 8 होगा। दो संख्या तो लिखनी है। एक बोला जी आप एक काम कर लो सर 3 + 5 = 8 भी होता है। तो ये सारी संख्याओं से एक उत्तर मिला। देख रहे हैं ना आपको, इन सभी नंबर से आपको एक नहीं कई सारे आंसर मिल रहे हैं। 8 प्राप्त करने के लिए आप 1 7 भी जोड़ सकते हैं, 2 6 भी जोड़ सकते हैं, 4 4 भी और 5 3 भी। यानी इस नंबर सी के आंसर बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ही ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, देंगे उसका जवाब ना? क्लियर है? सभी को क्लियर है? ओके डन। तो वन मोर क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशिष्टता या विशेषता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल। याद रखना मैंने जोड़ा हुआ एट प्राइमरी लेवल। तो क्या होगा? इसमें केवल कठोर अभ्यास देने के लिए अत्यधिक अभ्यास शामिल होने चाहिए। इसमें आकर्षक तथा रंग बिरंगा होना चाहिए। इससे मोटा और विस्तृत होना चाहिए। अवधारणाएं प्रतियोगिता या वाद विवाद के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो मैं चाहूंगा आप लोगों का इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए? तो डी, अवधारणाएं प्रतियोगिता या वाद विवाद के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। ओहो, बी, बहुत बढ़िया। सब लोगों के आंसर डी भी सोच रहे होंगे। आप सोच रहे हैं डी आंसर है, आप सोच रहे हैं बी आंसर है। सभी लोग अपने अपने आंसर को सोच रहे हैं और पता नहीं जी कौन सा आंसर होगा, इस बात पर विचार आप लोग कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं क्या मिलता है जवाब। तो पाठ्य पुस्तकों के विशिष्ट विषय कौन सी? प्राइमरी लेवल पर। अब देखो मैं आपको चारों ऑप्शंस क्लियर करता हूं। इसमें केवल कठोर, तो ये जो वर्ड लिखा ना केवल कठोर, अगर आप बच्चों को केवल कठोर अभ्यास देंगे तो आसान वाले कहाँ से? बच्चे तो टूट जाएगा। मैथमेटिक्स तो वैसे ही खतरनाक विषय मानता है बच्चा। अगर आप उसको सिर्फ कठोर अभ्यास देंगे तो बच्चा तो उसका तो मोरल डाउन हो जाएगा, वो मैथमेटिक्स से दूर भागेगा। तो बुक को होना चाहिए कि वो पहले आसान एक्सरसाइज, आपने देखा है ना जब आप गणित पढ़ते थे तो प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 बहुत इजी होती थी, 1.2 1.3 1.4 और जो सबसे लास्ट वाली होती थी ना 1.9 उसको छोड़ देते थे क्योंकि वो खतरनाक होती थी, है ना? तो ये तो गलत है। इसे मोटा विस्तृत होना चाहिए। याद रखिएगा यशपाल जी की कमेटी द्वारा, जो प्रोफेसर यशपाल थे उन्होंने एनसीएफ की जो कमेटी बनी उसमें विशेष रूप से एक बात रही थी कि पाठ्यक्रम का विस्तृत होना असफलता का प्रतीक है। समझ के बात मैंने क्या बोली? ये मैंने नहीं बोला, ये एनसीएफ में लाइन लिखी हुई है कि पाठ्यक्रम का बड़ा या विस्तृत होना असफलता का प्रतीक है। यानी आप किताब को मोटा करेंगे उससे फायदा कुछ नहीं मिलेगा कि आपकी बुक बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट इज, अवधारणाएं तो होनी चाहिए लेकिन प्रतियोगिता और वाद विवाद, आपने कब मैथमेटिक्स में डिस्कशन में मैथमेटिक्स को पढ़ा है या कब आपने कंपटीशन में इसको पढ़ा है? कंपटीशन नहीं होता, बात समझ रहे ना? तो देयर नो कंपटीशन। तो यहां पर किताब में कोई भी प्रतियोगिता और वाद विवाद का जैसा कोई जिक्र नहीं होता मैथमेटिक्स में। आपने कभी किया वाद विवाद? नहीं किया ना, नहीं किया होगा। बिल्कुल सही बात है। इस चारों ऑप्शन में क्या है? बालक की किताब का आकर्षक और रंग बिरंगा होना उसको बहुत लुभाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पूरी एक पेज पर एप्पल बना है और एप्पल का चित्र बना और ए लिखा हुआ रंग बिरंगा होता है, जिससे बालक उस चीज को बहुत अच्छे से समझता है और अपने पास संजो के रखता है, ये मेरी किताब है, बड़ी खूबसूरत किताब है ना? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया जवाब अजय, कई दिनों बाद आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, 1, अवधारणाएं उच्च कक्षाओं से जुड़ी होनी चाहिए। 2, अवधारणाएं जटिलता से सरलता की ओर प्रस्तुत होनी चाहिए। सी, अवधारणाएं श्रेणीबद्ध रूप से प्रस्तुत होनी चाहिए। या 4, अवधारणाएं मूर्त से अमूर्त रूप में होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर? Which of the following is the most important feature of mathematics textbook at primary level? Concept should be associated with higher classes. Concept should be presented from complexity to simplicity. The concept should be presented in hierarchically
एंड कंसेप्ट शुड बी इन द टेंजिबल टू इंटेंजिबल फॉर्म। तो सी ऑप्शन मिलना है, अवधारणाएं श्रेणीबद्ध रूप में प्रस्तुत होनी चाहिए। चलो देखो, होने को तो ये सारे ही सही हैं, याद रखिएगा, होने को तो ये सारे ही सही हैं कि अवधारणाएं हमेशा आगे वाली अवधारणाओं से कनेक्टेड होनी चाहिए। अवधारणाएं हमेशा, ये तो गलत लिखा है कि जटिलता से सरलता की ओर, ये रॉन्ग है, क्योंकि सरल से जटिल चलना चाहिए। और श्रेणीबद्ध नहीं, एक श्रेणीबद्ध रूप में होनी चाहिए। वो भी कैसे कि सवाल, उसके बाद दूसरा सवाल, उसके बाद दूसरा सवाल। लेकिन उसने बोला सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? नहीं आप तो, लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में नहीं देखा था, इसलिए मुझे लगा आज कल और परसों की क्लास में आप कह रहे थे मैं नहीं आ पाऊंगा 2 दिन। ओके, तो अवधारणा, अब देखो एनसीएफ क्या कहता है, हमें सबसे महत्वपूर्ण बताना है। एनसीएफ क्या कहता है समझेगा। एनसीएफ कहता है कि बालक को जब भी कुछ पढ़ाया जाए तो उसको मूर्त से अमूर्तता की तरफ जोड़ने की कोशिश की जाए, यानी उसको कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ ले जाया जाए। और हम करते भी यही हैं, जब बच्चे का एडमिशन क्लास में होता है, जब वो छोटी सी क्लास में आता है, इधर हो जाता हूँ पढ़ लेंगे आप, जब वो छोटी क्लास में होता है तो सबसे पहले उसे मूर्त चीज़ों की सहायता से ही सब समझाया जाता है। धीरे धीरे वो मूर्त चीज़ें हटा ली जाती हैं और उसके अंदर अमूर्तता का सिद्धांत कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे बच्चे की प्राइमरी क्लास पर आप देखते हैं तो कैसा होता है, 1 पेन 2, कितने पेन? 2 पेन, 1 2 3, कितनी बॉल? 3 बॉल, ऐसे सिखाते हैं ना। तो हम पहले अमूर्तता के सिद्धांत से पढ़ते हैं या मूर्त पढ़ते हैं? तो पहले मूर्त पढ़ते हैं। गणित का मतलब ही है कि पहले मूर्त चीज़ों से शुरुआत करो, उसके बाद मूर्त चीज़ों को हटा दो, यानी जो कॉन्क्रीट थिंग्स है उनको हटा दो और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बढ़ो। इज इट क्लियर? बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक और सवाल, तो क्या अमूर्त से अमूर्त की तरफ होना चाहिए? योग की को परिभाषित किया जा सकता, सवाल बहुत अच्छा है। आप सब जोड़ते ना, जोड़ घटा गुणा भाग, तो मैं कह रहा हूं इनमें से हाउ यू कैन डिफाइन सम, योग की परिभाषा क्या हो सकती है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखते हैं क्या हो सकती है योग की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक समुच्चयों को सन्निकट रखने के रूप में, यानी एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 2 और मोर सेट्स। ओके 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 ओके। दूसरा, अंकों की कुल संख्या प्राप्त करने में के क्रम में 2 या 2 से अधिक समुच्चयों को रखने के रूप में। थर्ड, अंक का कुशल प्रकार प्राप्त करने के लिए क्रम में 2 या 2 से अधिक समुच्चयों को रखने के रूप में। कुल संख्या प्राप्त करने के क्रम में 2 या 2 से अधिक समुच्चयों को रखने के रूप में। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर आप थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सब जानते हैं हम, जोड़ना सब जानते हैं ना, तो जोड़ की बेसिक परिभाषा क्या हो सकती है? सवाल आपके सामने है, इजी क्वेश्चन। और ये जो समुच्चय लिखा है इसका मतलब था सेट। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल होगा और जवाब भी सिंपल सा मिलेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब एकदम बढ़िया से होगा। ओके, okay, let's start. Okay, done, very nice. देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अभी आएगा समझ। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 2 को अप्रोक्सीमेट करने के रूप में, कुछ कहेंगे कुल संख्या प्राप्त करने के रूप में। चलो मैं आपको समझा देता हूँ, अभी मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो, 2 या 2 से अधिक समुच्चयों को अप्रोक्सीमेट करने के रूप में, यानी आपने कहा कि भाई मैंने लिखा A बराबर 1 2 3, आपने लिखा B इजिकल टू 2 4 6 8 7 9। अब आपने कहा इन दोनों को जोड़ना है, दोनों सेट्स को। तो जोड़ना क्या हो, 3 अंक इसमें, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 इसमें। तो आपने बोला 9 आए, अरे लगभग 10 कर देते हैं इसको। क्या ऐसा करते हो? क्या कभी ऐसा करते हो आप ऐड करते समय? क्या आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हो? अगर मैं आपसे बोलूं 3.25 में 4.25 जोड़ो, तो आप 7.5 लिखोगे कि 8 लिखोगे? आप 7.5 ही लिखोगे ना। तो अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता है। तो ये पहला वाला तो गलत है कि अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते।
इट्स रॉन्ग। क्लियर है? दूसरे की बात करते हैं। कुल अंकों की संख्या प्राप्त। अब देखो अंकों की संख्या प्राप्त नहीं करते। अब मैंने कहा ओके a इज इक्वल टू 2 जमा 3 जमा 5 जमा 6 है, तो आपको b इज इक्वल टू कितना है 1 + 2 + 4 है। तो आपने क्या काम करा, आप इनको जोड़ोगे या अंकों को जोड़ोगे कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो इसमें 1 अंक 2 अंक 3 अंक इसमें, टोटल हो गया 4 और 3 7। ऐसे लिखोगे क्या? वही तो बोल रहा है कि अंकों की कुल संख्या प्राप्त करने के क्रम में आप कुल संख्या नहीं प्राप्त कर रहे अंकों की, आप अंकों की संख्या प्राप्त नहीं कर रहे, अंकों का कुल योग निकालने की बात हो रही है। जोड़ा जाता है तो क्या तीसरा अंक का कुल प्रकार। अब प्रकार थोड़ी पढ़ोगे, प्रकार का टाइप ऑफ द नंबर, कि भाई इसमें हमने देखा 2 4 6 8 ए वैल्यू ये थी, तो आपने कहा 4 नंबर सम हैं और सपोज में इसमें 1 लिख देता तो 1 नंबर विषम है। तो ऐसे थोड़ी लिखते हो कि सम विषम है। आप अंकों का प्रकार प्राप्त नहीं करते, टाइप्स ऑफ नंबर नहीं प्राप्त करते हो जब जोड़ते हो। सिर्फ एडिशन का मतलब होता है 2 नंबर को जोड़कर कुल वैल्यू प्राप्त करना। तो यानी अंकों कुल संख्या प्राप्त करने के क्रम में आप कुल संख्या प्राप्त कर रहे हैं। अंकों की संख्या कुल कितनी संख्या होगी, 6 5 11 और 3 14 और 2 16, 4 2 6 और 1 7, तो आप कुल संख्या 23 होगी। दैट इज द राइट ऑप्शन। योग का सवाल इतना मुश्किल लग रहा था आपको, आसान लगा, अब तो हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को योग का सवाल करने में? यस के नो? इज इट क्लियर? वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू। आपने कहा है, बहुत बढ़िया जवाब मिला है आपको। आगे बढ़ें, एक और सवाल कमेंट आपके देख पा रहा हूं मैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। एक और सवाल लेता हूं और चाहूंगा उसका जवाब भी आप बड़ी ईमानदारी से दें, गड़बड़ ना हो जाए। ओके, एक और सवाल। चलो, गणितीय संचार उद्धृत करता है। उद्धृत का मतलब होता है साइट्स, मतलब क्या एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन, राधे राधे या राहुल जी कैसे हैं? गणितीय संचार क्या चीज बताता है? ए, वो गणितीय चिंतन के समेकन और संगठन करने की क्षमता को, समस्याएं हल करने की क्षमता को, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की कौशल को, या गणित की कक्षा में बोलने की क्षमता को। किसको डिनोट करता है? इनमें से 4 ऑप्शन है। एबिलिटी टू कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज मैथमेटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, स्किल्स टू पार्टिसिपेट इन मैथमेटिकल क्विज, एबिलिटी टू स्पीक इन द मैथमेटिकल क्लासरूम। तो देखते हैं आपका ऑप्शन क्या मिलता है। देखो, समस्या हल करने की क्षमता नहीं आती है मैथमेटिक कम्युनिकेशन में। मैथमेटिक कम्युनिकेशन होता है कि वो बालक चीज़ों को कैसे कर सकता है, कैसे उनको इकट्ठा कर सकता है, कैसे उनको कैलकुलेट कर सकता है, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, मैथमेटिकल वे में कैसे उनके सॉल्यूशन निकाल सकता है। दिस इज द बेसिक पार्ट। यही तो सही जवाब है। गणित की भाग लेने के कौशल को नहीं गणित की कक्षा में बोलने की क्षमता को। बोलते तो बहुत सारे बच्चे हैं, मास्टर क्या बोल देते हैं उसको, अरे बलबड़ी करता, बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं है। तो मतलब है गणित में कौन करता है? जो मैथमेटिकल थिंकिंग करे, जो उनको कंसोलिडेट करे, जो उनको ऑर्गेनाइज करे, उसी को कहते हैं सही जवाब। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बढ़िया, एक और सवाल फिर देखते हैं। सभी छात्र गणित सीख सकते हैं और सभी छात्रों को गणित सीखना चाहिए। हालांकि एनसीएफ में लाइन लिखी हुई है कि गणित का ज्ञान सभी बालकों को अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए, और वही लाइन यहां पर लिखी है कि सभी छात्र गणित सीख सकते हैं और सभी छात्रों को गणित सीखना चाहिए। एनसीएफ 2005 में परिलक्षित यह अपेक्षा पूरी की जा सकती है। 1, क्षमता के अनुसार छात्रों का वर्गीकरण करके और शिक्षण के भिन्न भिन्न तरीके अपनाना, कमजोर छात्रों के लिए आसान पाठ्यक्रम का विकास करके, छात्रों को व्यस्त रखने और चुनौती देने वाली स्थितियां प्रदान करके, या स्कूल की समय तालिका में गणित के लिए अधिक घंटे आवंटित करके। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, चाहूंगा जवाब एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या कही गई बात। बहुत ही खूबसूरत जवाब मुझे पता है आप लोग देंगे, और सभी लोग इसका आंसर क्योंकि बड़ा है तो बेहतर है ये भी समझ सकते हैं, यही देंगे, और यही सही है। क्षमता के अनुसार छात्रों का वर्गीकरण करके। अब बहुत सारे मेरे साथी बोलते हैं सर वर्गीकरण करना तो नेगेटिव वर्ड है। ऐसे कई वाले मेरे साथियों के दिमाग में आता है वर्गीकरण करना तो सर नेगेटिव है। लेकिन आप समझे,
जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता की बात करते हैं, तो वहां पर 3 तरह के बच्चे आप बांटते हैं। एक होते हैं सामान्य, एक होता पिछड़ा, और एक होता तीव्र कुशाग्र। ऐसे तो होते हैं बच्चे। तो आप इनको कैसे बांटते हैं, कैसे बांटते हैं इन बच्चों को, यानी बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज। तो आप उनका वर्गीकरण तो करते हैं, और वो क्यों करते हैं? दैट इज नॉट नेगेटिव टर्म। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर बच्चों को आप अलग अलग बांट लेते हैं, जिससे कि एक टीचर को आसानी होती है कि किस बच्चे को किस लेवल का पढ़ाया जाए, है ना, किस बच्चे को किस लेवल का पढ़ाया जाए। क्योंकि जो कमजोर बच्चा है, अगर आप उसको रेमेडियल देंगे तो उसको हाई लेवल वाला रेमेडियल नहीं दे सकते। इसी वजह से इन बच्चों को वर्गीकृत किया जाता है, और वर्गीकरण करने के बाद उन पर अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप, और शिक्षण के भिन्न तरीके अपनाना। कमजोर छात्रों के लिए आसान, यानी आपने क्या काम किया, आपने सिलेबस में जो हाई लेवल के बच्चे थे उनको तो अलग सिलेबस पढ़ा दिया, और जो कमजोर बच्चे थे उनको अलग सिलेबस पढ़ा दिया। क्या ये पॉसिबल है? एनसीएफ तो बिल्कुल मना करता है इस चीज के लिए। ये तो गलत बात है ना। छात्रों को व्यस्त रखने में, भाई आप छात्रों को बिजी रखेंगे किस में? कम से कम शैक्षणिक गतिविधियां तो लिखा होता है इसमें कि छात्रों को अब शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त रखने के लिए और चुनौतियों की स्थिति प्रदान करने के लिए, तब तो मैं सही मानता, लेकिन अभी गलत है। आवाज कम आ रहा है, आवाज तो फुल आना चाहिए। आवाज कम कैसे? 1 मिनट रुकिएगा, मैं देख लेता हूं अगर आवाज कम है। हाँ भाई, लाइक शेयर तो करते रहियो। तो देखते हैं वो कह रही है आवाज कम है। ओके वेट ए मिनट, मैं देख लेता हूं, अगर आवाज कम है तो मैं उसको बढ़ा देता हूं। ओके डोंट वरी, अभी मैं देख लेता हूं आवाज कम है तो। वेट ए मिनट, आवाज तो सही होनी चाहिए, फिर भी आप कह रहे तो मैं बढ़ा देता हूं जिससे कि आपको आवाज समझ में आ जाए। वैसे आवाज कम नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल कम नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं उसको इंक्रीज कर देता हूं। ओके, मैं तो बहुत तेज बोलता हूं वैसे भी, फिर भी आपने कहा है तो मैं फिर भी इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं। आवाज कंप्लीट है, फुल आवाज है भाई, सुपर वॉइस। ओके, वॉइस सुपर है ना, तो यहां तो कोई आवाज तो एकदम फर्राटेदार जा रही है। चेक कर लिया मैंने, एकदम सही है। ओके, तो छात्रों को व्यस्त, स्कूल की समय तालिका में गणित के लिए, अरे बच्चे तो 1 घंटा नहीं पढ़ते गणित, कहते महाराज 1 घंटा हो गया, माफ करो प्रभु, निकलो क्लास से, नींद आने लगी है। अगर आप दूसरा घंटा भी लगा देंगे तो बेहोश हो जाएंगे क्लास में। आपने भी झेला होगा, अगर किसी टीचर का आपको समझ नहीं आता और वो क्लास 1 घंटा और ले ले तो आप कहेंगे गोली होती तो मैं खा लेता, है ना। तो ये गलत है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, एकदम अच्छा जवाब आपने दिया है। एक और सवाल, एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित का शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी वर्ड किसको बताता है ना राजीव? हाँ एकदम। तो यह महत्वाकांक्षी वर्ड किसको बताता है, ये आपको बताना है। देखते हैं क्या बताता है। गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बात करता है, अन्य विषयों के साथ गणित के संबंध को स्थापित करने की उपलब्धि को बताता है, गणित के अनुप्रयोग की उपलब्धि को बताता है, या फिर गणित के उच्च लक्ष्यों की उपलब्धि को बताता है। और ये सवाल मुझे पता है आपका जवाब एकदम सही आना चाहिए। देखते हैं भाई क्या जवाब देते हैं आप। ओके, तो यहां पर जवाब मिलने लगा है बी, अन्य विषयों को गणित के संबंध स्थापित करने के लिए। देखिए, हम हमेशा यही सोचते हैं और हमारा विचार भी यही होता है कि भैया गणित को ऐसा पढ़ाया जाए जिससे कि अन्य विषयों के साथ जोड़ा जा सके, और एनसीएफ भी यही कहता है। लेकिन एनसीएफ किसके लिए क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए। एनसीएफ ने यहां कहा है कि पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, वो नहीं बोला है। बोला है कि ये महत्वाकांक्षी वर्ड का मीनिंग क्या है। मैंने शायद पहले भी एक बार समझाया था, एक क्वेश्चन फिर बता देता हूं। महत्वाकांक्षी की अगर मैं बात करता हूं, महत्वाकांक्षी की अगर मैं बात करता हूं तो समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा सिकंदर एक महत्वाकांक्षी शासक था, सम्राट अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था, यानी एम्बिशियस किंग थे। और एम्बिशियस जो लोग होते हैं, यानी आप एक एम्बिशियस हो, अपनी जॉब के लिए एम्बिशियस हो, तो मतलब क्या है, आपके जो गोल हैं वो हाई लेवल के हैं, आपको गोल प्राप्त करने हैं। तो राइट ऑप्शन डी, एकदम ताला लगा दिया है।
गणित के उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति करने को महत्वाकांक्षी कहा गया है। अगर मैंने कहा आप एम्बिशियस हो तो उसका मीनिंग क्या है, यू आर रियली एम्बिशियस। और आप आसानी से चीज़ों को प्राप्त नहीं होंगी तो आप उनके लिए मेहनत करोगे, आपके गोल बहुत बड़े हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया जवाब डी आपने दिया है। एक और सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, 12,340 CL, एक क्वेश्चन बीच में लगा देता हूं, देखता हूं कैसा बनता है इसका जवाब। CL मीन सेंटीलीटर की क्षमता किस प्रकार हेक्टोलीटर और मिलीलीटर में व्यापक की जा सकती है। हाउ हेली मीन्स हेक्टोलीटर हैज कैपेसिटी ऑफ दिस वन द सेंटीलीटर एंड रिसीव्ड। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर। अगर महत्वाकांक्षी नहीं होता, नहीं, तो यहां पर सुसंगत का वर्ड आता है, ये सुसंगत होता है, बी का मीनिंग। जो अगर ये महत्वाकांक्षी का सुसंगत पूछता तो उसका मीनिंग होता गणित के अन्य विषयों के साथ स्थापित करने में संबंध में। चलो सवाल है, ये लिखा है 12,340 सेंटीलीटर की क्षमता किस प्रकार हेक्टोलीटर मिलीलीटर में व्यक्त की जा सकती है। सवाल आपके सामने है। HL मीन्स हेक्टोलीटर और CL मीन्स सेंटीलीटर। तो देखते हैं किस प्रकार हेक्टोलीटर, लीटर और मिलीलीटर में डिनोट की जा सकती है। अगर आपको पता है तो आप बताइएगा, अदरवाइज मैं बता देता हूं। यानी ये हेक्टोलीटर, लीटर और मिलीलीटर में। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, हो सकता है आपको समझ में ना आए बात, तो पहले मैं बता देता हूं उसका सवाल कैसे करना है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। तो कुछ समझाता हूं, आपको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो देखो समझने की कोशिश करना। आप सबको ये मेजरमेंट से सवाल, हमेशा एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर आता है। मेजरमेंट से एक सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है, वो क्या है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो इस लाइन पर चलना है हमें। और लाइन क्या कहती है, समझने की कोशिश करिएगा, मैं लाइन को बता देता हूं। अरे हो जाओ भाई, चल क्यों नहीं रहा। देखो, सबसे अगर हम बात करते हैं तो मिड में होता है लीटर। हिंदी में लिख देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हिंदी में सवाल दिए हैं मैंने। बीच में आता लीटर। ओके, लीटर के सबसे बड़ी मिड वाली क्वांटिटी है। इसके बाद की बात करते हैं तो सबसे छोटा होता है मिलीलीटर, जिसको आप ml इंग्लिश में लिख दूंगा बाद में। इसके इधर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा होता है किलोलीटर। ओके, इन दोनों के बीच में दो स्पेस होते हैं यहां पर खाली ऐसे। मिलीलीटर के बाद आता है सेंटीलीटर। यहां पर आता है डेसीलीटर, डी इसके पास होता है। यहां आता है डेकालीटर, यहां पर आता है हेक्टोलीटर। ये सारे वर्ड्स होते हैं जिनको आप समझते हैं। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं किलोलीटर, इसको बोलते हैं हेक्टोलीटर, इसको बोलते हैं डेकालीटर, इसको बोलते हैं लीटर, इसको बोलते हैं डेसीलीटर, इसको बोलते हैं सेंटीलीटर, इसको बोलते हैं मिलीलीटर। अब इनमें कोरिलेशन क्या है इसको समझिएगा। इनमें कोरिलेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। हर एक वैल्यू जो भी लिखी है वो 10-10 के मल्टीपल में होती है। ऐसे आसान ऐसे रहेगा समझना। हर एक वैल्यू 10-10 के मल्टीपल में होती है। हर एक वैल्यू, जो भी वैल्यू लिखी है वो हर वैल्यू नेक्स्ट वाली वैल्यू के 10-10 के मल्टीपल में होती है। मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। और जब भी आपको निकालना होता है कोई भी चीज तो आप आसानी से, ये समझ में आया पूरा चार्ट। जो भी चीज होती है वो सारी चीजें 10-10 के मल्टीपल में होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि भाई 1 हेक्टोलीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं, तो आपको क्या करना है, हेक्टोलीटर ये रहा, डेसीलीटर यहाँ, कितने 10 है, 1 2 3, तो इनकी तीनों की गुणा 1000 या 10 की घात 3। समझ में आ रही है बात मैंने क्या बोला? इज इट क्लियर? अगर मैंने कहा कि भाई 1 डेकालीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं,
एक डेकालीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक डेकालीटर में कितने मिलीलीटर, आपने कहा 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 ml, या आप कह सकते हैं 10,000। बात समझ में आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं तो आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर आप छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो आप डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा, आपसे एक चीज और दिखाता हूं, मैंने कहा 1 मिलीलीटर में 1 ml में कितने हेक्टोलीटर, तो आप क्या करेंगे, अब देखो 1 2 3 4 5 बार चले ना, तो ये जो पावर है ये नेगेटिव हो जाती है, 10 की घात -5, यानी 1/10 की घात 5, या आप कह सकते हैं 1/1 लाख। क्लियर है? तो अगर आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे बड़े से छोटे की तरफ तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप करेंगे तो आप 10 की पावर प्लस में लिखेंगे, इधर माइनस में लिखेंगे। इज इट क्लियर? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका? जल्दी से ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है भाई यहां तक? तो मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डन? ये फिर वापस नहीं मिलेगा, जिसको लेना अभी ले लो, फिर ये बाद में आएगा नहीं, बाद में मत कहना कि सर ये कैसे हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में था, अब देखो यहां पर 1 2 3 4 0 में उसने कहा कि भाई इसमें सेंटीलीटर है, तो इसमें हेक्टोलीटर, लीटर और सेंटीलीटर की बात है। अगर मैं बात करता हूं हेक्टोलीटर, मैंने बात की लीटर, और मैंने बात की सेंटीलीटर या मिलीलीटर, जो भी इसमें बोला है उसने कि उसमें मिलीलीटर में बात करेंगे तो मिलीलीटर लिखते हैं, ml इसमें कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये होता है बीच में लीटर, इधर होता है डेसीलीटर, फिर होता है सेंटीलीटर, इधर आता है डेकालीटर, इधर आता है हेक्टोलीटर, ऐसे है ना। तो अब आपने समझा, उसने सेंटीलीटर की वैल्यू दी है, तो सेंटीलीटर ये रहा 1 2 3 4, यानी 10,000। समझ रहे ना आप? कितना? 10,000। अगर मैं बात करता हूं तो 1 2 3, तो 10,000 मतलब 1 HL, क्योंकि 1 हेक्टोलीटर 10,000 सेंटीलीटर के बराबर होता है। तो आपने कहा 1 HL, जब आपने इसमें 10,000 निकाल दिया तो क्या बचा? 2,340। अब आपने क्या काम करा? अब आप देखते हैं लीटर कितना बचा। 1 सेंटीलीटर में 100 लीटर होते हैं। अब 100 काटू तो 23 बचेगा ना, 1 काटू 23 बचेगा ना, तो 23 आपने लिख दिया यहां पर क्या? लीटर। अब जब 2300 इसमें से निकल गया तो 40 बचा, तो 40 मिलीलीटर होना चाहिए, सॉरी 400 मिलीलीटर। एक, हाँ ये 2 बार एक जैसे लिख गया भाई, माफ करना, इसमें ये 40 आना चाहिए, एक 0 फालतू लिख दिया है, ठीक है ना। ए नहीं होगा, क्योंकि आंसर ए इसलिए नहीं है क्योंकि, चलो आपकी इच्छा से मैं इसको ए बना देता हूं, नहीं तो आप कहोगे मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने इसको यहां से हटा दिया। ओके, तो 1 हेक्टोलीटर 23 लीटर और 40 मिलीलीटर के बराबर होगा। इज इट क्लियर? पूरा डिटेल समझ में आ गया कैसे करते हैं इन सवालों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को हो तो मुझे बता दो भाई। एक इसमें सही कर लेना भाई, ठीक है ना। अगर आप इसको सही करेंगे तो मैं इसको हटा देता हूं, अगर आपने भी सही किया है ओके, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां पर ऐसे, तो मैं इस पर इसको डिनोट कर देता हूं, यहां हटा देता हूं, क्योंकि दोनों एक जैसे लिखे हैं ना। तो 400 इसलिए क्योंकि ये सेंटीलीटर है, 40 सेंटीलीटर बच गया। अब 1 सेंटीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 10, तो 10 की गुणा कर दो तो 400 आ जाएगा। अगर आप बी आंसर दे रहे हैं तो मैं इसको 0 कर देता, ये 40 मिलीलीटर कर देता हूं। ओके, बी कर दो। ओके, तो राइट ऑप्शन बी। अभी समझ में आया सबको? ऐसा मेरा कोई साथी जिसको समझ में ना आया कैसे कन्वर्ट करते लीटर सेंटीलीटर मिलीलीटर में, अब कर लेंगे आप आसानी से। तो जो तरीका मैंने ट्रिक बताई उसको याद रखिएगा, आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। एक और सवाल आपके आगे करता हूं। ओके, वन मोर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? समस्या हल करने के कई तरीके होते हैं, मात्रा की गणना करने के लिए कई प्रक्रियाएं होती हैं, गणित के प्रत्येक समस्या हल करने के लिए केवल एक विशिष्ट कलन विधि होती है, तर्क सिद्धियां प्रस्तुत करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो चाहूंगा जवाब क्या मिलेगा आपका। लेट्स सी। Which of the following statement is incorrect? There are many ways to solve a problem. There are several procedures to calculate quantity. In mathematics, there is only one specific algorithm for solving each problem. There are many ways to prove
और प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट। तो चाहूंगा जवाब मिले आप लोगों का। ओके, तो यहां पर सी ऑप्शन देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा तो वही दिख रहा है, मुझे भी, आपको भी वही दिख रहा है ना। चलो खैर, जो आपको अच्छा लगता है वो देखिए, वो बताओ। ओके, बढ़े आगे समझ लेते हैं। देखो, समस्या करने के कई तरीके, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगर एक समस्या को कई तरीके से करना ही फ्लेक्सिबिलिटी मैथमेटिक्स में लचीलापन कहलाता है ना। तो ये तो सही है, बड़ा है तो बेहतर है। मात्रा की गणना करने की क्या, बिल्कुल सही बात है। आप कई तरीके से मात्राओं को गणना कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कई समस्या को हल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही एल्गोरिथम नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू डू ए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और तर्क सिद्ध या प्रस्तुति करने के लिए तरीके होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप बहुत सारे लॉजिक्स लगा सकते हैं किसी सवाल को करने के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू डू द सेम। तो यहाँ पर ये जो विशिष्ट कलन एक ही विधि है, ये गलत बता दिया है। कलन विधि तो होती है लेकिन एक ही होती है, ये गलत है। ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, ये रहा। मेरी समान हर वाले 3/5 और 4/5 भिन्नों या सरल समतुल्य भिन्न 1/2, 2/4, 3/6 की तुलना करने के लिए रेखाचित्र बनाती है, वह किस स्थान पर है? समझना सवाल को। मेरी समान हर वाले यानी 3/5 और 4/5 एक जैसी भिन्न है ना, समान भिन्न बोलते हैं इनको। प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं इनको, इक्वल फ्रैक्शन भी, यानी इनको लाइक फ्रैक्शन भी कहा जाता है, समान भिन्न बोलते हैं इनको। सरल समतुल्य भिन्न, और यानी जो सरल भिन्न है जिनके DR बराबर हैं, 1/2, 2/4, 3/4, इन सबका मीनिंग 1/2 ही तो होगा। समतुल्य में 1/2 होता है। देखो 1/2, 1/2, 1/2 की तुलना करने के लिए रेखाचित्र बनाती है। वो उनके लिए क्या बनाती है? एक डायग्राम बनाती है। उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो एक डायग्राम बनाती है। क्वेश्चन है वह है मिलान चरण पर, प्रारंभिक चरण पर, गुणनखंड चरण पर, या फिर विभाजन चरण पर। इनमें से कौन से पर स्टेट है? एट द मैचिंग स्टेज, एट द इनिशियल स्टेज, एट फैक्टर स्टेट और डिविजनल स्टेज। तो सी मिल रहा है मुझे गुणनखंड चरण पर। भाई गुणनखंड चरण पर, चलो भाई, तो बताएंगे जवाब क्या मिलेगा आपका? फैक्टर स्टेज। क्या बात है, सभी लोगों का जवाब एक जैसा मिलता हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब एकदम सही है। क्योंकि देखो, अगर हम बात करते हैं 1/2, मैंने आपको हिंट दे भी दिया था, 2/4, 3/6, तो ये 1/2 कैसे? अब बच्चे ने बोला सर इसमें हमने ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दी, तो ये आया। सर इसमें हमने 1/2 में ऊपर नीचे 3 की गुणा कर दी, तो क्या हुआ? ये वाला है। यानी ये फैक्टर है कि 1 × 3 = 3, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। इसलिए बच्चा फैक्टर स्टेज पर होगा। बहुत बढ़िया। इसलिए बच्चा किस स्टेज पर माना जाएगा? मैरी इज ऑन फैक्टर स्टेज। राइट ऑप्शन दिया है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा जवाब था, अच्छा धमाकेदार आंसर आपने दिया, नो इशू। एक और सवाल आपके सामने, चलो ये रहा। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्क वितर्क करने का एक निश्चित तरीका शामिल होता है। इस दर्शन को अनुभव किया जा सकता है, इस बात को कैसे अनुभव किया जा सकता है? नंबर 1, जोड़ खोजपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर, जोड़ तोड़ का उपयोग कर, वास्तविक जीवन से अवधारणाओं को जोड़कर, छात्रों को चर्चा में शामिल करके। अच्छा, बस आपका रॉन्ग हुआ है अजय कोई बात नहीं, आगे सही होगा। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करके, छात्रों को समस्या हल करने की बहुत सारी अभ्यास पुस्तकें देकर, या छात्र को विशेष कोचिंग देकर। यहाँ तो मजा ही आ गया कि बड़ा है तो बेहतर है, बड़ा है तो खूबसूरत है, बड़ा है तो अच्छा उत्तर मिलेगा। बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है आपने कि बड़ा है तो भैया बेहतर ही होगा। बिल्कुल सही जवाब है कि खोजपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर, जोड़ तोड़ का उपयोग कर, वास्तविक जीवन से अवधारणाओं को जोड़कर, छात्रों को चर्चा में शामिल करके। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं तरीका निश्चित तर्क वितर्क का, तो इसी तरह से वो फॉलो किया जा सकता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब आपने दिया है, दैट्स वेरी नाइस आंसर। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब दिया है आपने, मजा तो आएगा ही। एक और सवाल लेते हैं, चलिए। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, 150। वॉन हेले के ज्यामिति चिंतन के स्तर के अनुसार एक छात्र जो विभिन्न आकृतियों के संग्रह में से आयत को अलग कर सकता है, वह कौन से स्तर पर है? हाँ, चाइल्ड को अनम्यूट किया जा रहा है। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है।
वॉन हेले, मैंने पढ़ाया था ना, वॉन हेले के 5 लेवल हैं, 0 से लेकर 4 तक, 4 यहाँ लिखे हैं। लेवल नंबर 4 जो होता है वो दृढ़ता होता है। तो ज्यामिति चिंतन के स्तर के अनुसार एक छात्र जो विभिन्न आकृतियों के संग्रह से आयत को अलग कर सकता है वह कौन से स्तर पर है? स्तर 2, स्तर 0, स्तर 3 या स्तर 1? तो आपने कहा ए, अनौपचारिक अनुमान। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ए। थोड़ा सा रॉन्ग आंसर आप करते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत आंसर करने की फिराक में हैं? आई डोंट नो। निशा बता देता हूं। निशा जी, सभी लोग समझें, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एक लेवल 4 होता है जिसको मैं स्तर 4, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनालिसिस। मैं लिख देता हूं, इट्स एनालिसिस। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन, इसको बोलते हैं फॉर्मल डिडक्शन। ओके। और जो मैंने आपको बताया ना स्तर नंबर 4, ये तो इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिगर। हालांकि नीचे लिखे हुए हैं, फिर मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो यहां पर समझो, अगर बालक विजुअलाइजेशन पर है, यानी वो चीजों को विजुअलाइज करना जानता है, तो वो सिर्फ उनकी बनावट के आधार पर उनको पहचानता है, जैसे चौकोर, गोल, ये सब। तो अगर बालक चीज को गोल समझ के उठाता है, वो चौकोर आकृति को अलग करता है, दैट इज विजुअलाइजेशन। लेकिन वो आयत को अलग करा, तो आयत के लिए उसे एनालिसिस करना होगा थोड़ा सा। वो क्या कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं, समकोण होते हैं 2 भुजाओं में, एक आयत वर्ग हो सकता है, वर्ग आयत नहीं हो सकता, देयर लॉट्स ऑफ थिंग। तो वो एनालिसिस स्तर पर होगा। अगर वो दिखावट के आधार पर आकृतियों को अलग करता सिर्फ, तो वो विजुअलाइजेशन पर होता। विश्लेषण पर क्यों है? क्योंकि वो आयत को जानता है कि आयत क्या होता है, तो वो आयत के आधार पर चीजों को बाहर निकालता है। अनौपचारिक अनुमान में क्या होता है? वो उस आयत की सभी दी प्रॉपर्टीज, ऑल दी प्रॉपर्टीज विच इज रिलेटेड विद रेक्टेंगल, वो उसको डिनोट करता है। और औपचारिक अनुमान की बात करते हैं तो फॉर्मल में क्या होता है? वह 2 डिफरेंट शेप्स के बीच में कॉरिलेशन ढूंढने की कोशिश करता है और निकालता भी है उनके बीच रिलेशन। और रेगर का मतलब दृढ़ता, यानी बच्चा बहुत ज्यादा अपनी स्वयं की आकृतियों को जनरेट करने की शुरुआत कर देता है। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या था? दैट इज विश्लेषण एनालिसिस। क्लियर हुआ? अगर सवाल समझ में आए हों, अगर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप टेलीग्राम के लिंक पर जाकर के आज को टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन हम लगातार देते रहें। हाँ ओके नीतीश, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके। तो चलो भाई, दीजिएगा इजाजत, चलता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का। कल फिर से मुलाकात होगी शाम 5 बजे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। टेक केयर, बाय बाय। शुक्रिया सभी का जुड़ने का।